आपकी आमदनी से ज्यादा प्रभावी ये बात है कि आप इंसानियत के लिए कितने मददगार साबित हुए हैं। ये मायने नहीं रखता कि आपने अपनी जिंदगी को किस तरीके से बिताया है। बिल्कुल, मायने ये रखता है कि आपने किन लोगों की मदद की। अमूमन हम सब सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए मानवता से यानी इंसानियत से हाथ मिलाकर रखना भूल जाते हैं। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये गलती करने से हमें बचना चाहिए। हमेशा दूसरों में अपने आदर्शों को क्यों तलाशना। हमारे पास ढेरों अवसर होते हैं जब लोगों को ये बता सकते हैं कि सही तरीके से अपनी शर्तों पर जिंदगी कैसे जी जा सकती है। ढेरों लक्ष्य हासिल करने की प्रोसेस में अगर भीतरी खुशी नहीं मिलती तो ऐसी जिंदगी बेमानी है। इसलिए मंजिल ही नहीं, सफर को भी खूबसूरत बनाएं। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हेलो इंडिया में क्या कुछ रहेगा खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश और दुनिया का हाल, नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर, साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां भी। साथ ही बताएंगे आज की गतिविधियों के बारे में। करेंगे आज के दिन से जुड़ी खास बात। आज है वन दिवस, बताएंगे क्यों मनाया जाता है यह खास दिन। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को भी, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। सबसे पहले देश से जुड़ी हुई खबरें। 5वें विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के तहत आज 75 महिलाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के आयोजन के सिलसिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नीति आयोग ये पुरस्कार देने वाला है। महिलाओं को सशक्त और समृद्ध भारत से संबंधित उपलब्धियों में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आयोग के मुताबिक ये पुरस्कार पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य और अन्य प्रमुख महिलाओं द्वारा प्रदान किए जाएंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और वरिष्ठ अधिकारी और गायक कैलाश खेर इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड प्रतिवर्ष भारत के प्रमुख महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया के समक्ष रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना वायरस महामारी जैसी चुनौतियों के मद्देनजर देश का आत्मनिर्भर बनना और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाव वंदना पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम के गुरुदेव शास्त्री जी महाराज के जीवन पर आधारित एक किताब श्री धर्म जीवन गाथा के 6 खंडों का विमोचन भी उन्होंने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारे देश के महापुरुषों को, जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों से भेंट की। कोटा स्थित कैंप कार्यालय में हुई इस मुलाकात में स्टूडेंट्स ने उन्हें वापस लाने में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की। छात्रों ने बताया कि भारत सरकार हर कदम पर उनकी सहायता के लिए तत्पर थी। इसी कारण वो सुरक्षित भारत लौट सके। कोटा बूंदी प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय में स्थानीय नागरिकों से मिले। उन्होंने दिव्यांग और वरिष्ठ जनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भेंट की। लोकसभा स्पीकर ने स्थायी लोगों की समस्याओं के निराकरण और विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। मुंबई में भारतीय चीनी और इथेनॉल सम्मेलन 2022 में शामिल हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल, मिथेनॉल, जैव डीजल, इलेक्ट्रिक, हरित हाइड्रोजन को भविष्य बताया और कहा कि भारत को ऊर्जा आयातक की बजाय ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए और किसानों को गरीबी से निकालने के लिए अन्नदाता की बजाय ऊर्जा दाता बनाना चाहिए। चीनी मंडी समाचार और सूचना पोर्टल द्वारा चीनी और सहयोगी उद्योगों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।
बैठक में उद्योग से जुड़े घरेलू और वैश्विक अग्रणी विशेषज्ञ देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के व्यापार में मुख्य चुनौतियों और जोखिम से निपटने संबंधी कार्यनीतियों पर भी चर्चा की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर आज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022 के स्कोर कार्ड जारी करने वाला है। 17 मार्च को परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी गई थी। गेट 2022 स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम बता दें, उम्मीदवार अपने नामांकन आईडी या ईमेल पते और पासवर्ड के साथ gp.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत के लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में उप विजेता रहे हैं। वो फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए। लक्ष्य सेन इतिहास रचने से चूक गए, लेकिन खेल प्रशंसकों का दिल उन्होंने जरूर जीत लिया। प्रधानमंत्री ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में हार के बाद शटलर लक्ष्य सेन की जोशीली लड़ाई की सराहना भी की। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्यवार खबरों पर। उत्तराखंड की 5वीं नवगठित विधानसभा के लिए आज प्रोटेम स्पीकर और नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री पर फैसला करने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आज देहरादून में हो सकती है। एन बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों के एक दल ने इम्फाल में इसकी घोषणा की। राज्य की पार्टी मुख्यालय में भाजपा विधायकों की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए निर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से एन बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुन लिया है। आशा व्यक्त की कि ये निर्णय मणिपुर में राजनीतिक स्थिरता और सुशासन सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होगा। गोवा में बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 23 से 25 मार्च के बीच हो सकता है। इससे पहले पार्टी आज गोवा के राज्यपाल से मुलाकात करके राज्य में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने कहा है कि आज शाम 4 बजे शुरू होने वाली विधायक दल की बैठक में सदन के नेता का नाम तय किया जाएगा। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के बोधन कस्बे में रविवार को 2 समूहों के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। इसके बाद से इलाके में तनाव को देखते हुए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। पश्चिम बंगाल सरकार कोविड-19 से बचाव के लिए 12 से 14 साल उम्र के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत आज से करेगी, जबकि पूरे देश में इस आयु वर्ग के बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत बुधवार को हो चुकी है। केरल में 596 लोगों में कल कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। 3.2% की ये दर केरल में अभी तक की सबसे कम संक्रमण दर है। 908 लोग कोरोना से मुक्त हो गए हैं। कोविड से मरने वालों की संख्या में पिछले 24 घंटों में 24 नए मामलों की पुष्टि की गई है। मरने वालों की कुल संख्या 67,339 हो गई है। केरल में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या कम होकर 5,812 रह गई है। चक्रवात आसनी के प्रभाव से रविवार को बारिश और तेज हवाओं के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आम जनजीवन प्रभावित हुआ। चक्रवाती तूफान के तेजी से द्वीप समूह की तरफ बढ़ने के मद्देनजर अंतरद्वीपीय जहाज सेवा के अलावा चेन्नई और विशाखापट्टनम समेत अन्य क्षेत्रों के लिए जहाज सेवाओं को भी रोक दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, 8 प्रदेश में एक बार फिर झांसी सबसे ज्यादा गर्म रही। रविवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और ये इस सीजन का सबसे बड़ा गर्म दिन रहा। इस महीने पारा 40.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। झांसी के बाद प्रदेश में आगरा सबसे अधिक गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री रहा। फिर प्रयागराज और वाराणसी में 39.39 डिग्री सेल्सियस अधिक पारा पहुंच गया। दिल्ली में भी रविवार को अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री पहुंच गया। सामान्य से ये 8 डिग्री ज्यादा बताया जा रहा है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आज दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन शिखर बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 के बाद आज दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। पहला शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों का दर्जा बढ़ाकर व्यापक सामरिक भागीदारी कर लिया था। अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाने वाला भारत ऑस्ट्रेलिया अंतरिम व्यापार समझौता भी इसी महीने संपन्न होगा। साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में एक केंद्र भी बनाने वाले हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष, साइबर गतिविधियों, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा और प्रसारण पर भी घोषणाएं हो सकती हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 25 मार्च को निचले सदन का सत्र बुलाया है। नेशनल असेंबली सचिवालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। संयुक्त विपक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 54 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का 8 मार्च को नोटिस दिए जाने के बाद नेशनल असेंबली के निचले सदन का सत्र बुलाया गया है। नेशनल असेंबली के जारी सत्र में प्रक्रिया के नियमों के अनुसार सदन के सचिव अविश्वास प्रस्ताव सदस्यों को भेजेंगे, जिसके एक दिन बाद इसे सदन में रखा जा सकेगा। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ चल रही जंग के विश्व युद्ध में तब्दील होने का अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा है कि हम रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर बातचीत नाकाम हुई तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने मारियोपोल शहर पर पूरे कब्जे की तैयारी कर ली है। रूस ने रविवार रात को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को सरेंडर करने को कहा है। हालांकि यूक्रेन की डिप्टी पीएम इरिना वेरेंचुक ने कहा है कि सरेंडर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं उठता। उधर रूसी सेना ने रविवार को मारियोपोल के एक स्कूल में बमबारी की। इस स्कूल में 400 लोगों ने शरण ले रखी थी। इसके बाद एक थिएटर पर भी बम गिराए गए, जहां करीब 1000 नागरिकों ने शरण ले रखी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध में सही पक्ष का चयन करें। उन्होंने दावा किया कि बीजिंग में विचारों में बदलाव के कुछ संकेत मिले हैं। एक इंटरव्यू में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नई वैश्विक सत्तावादी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और इस कदम की निंदा न करके चीन इतिहास के गलत पक्ष की तरफदारी करने का जोखिम ले रहा है। जापान में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामले बेहद कम नजर आए हैं। इसको देखते हुए जापान के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से जुड़े हुए प्रतिबंधों पर पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। उन्होंने ये फैसला आज से लागू करने की बात भी कही है। जापान में फरवरी में करीब 1 लाख मामले आए थे, जो कि मार्च में आधे से भी कम हो चुके हैं। और अब आज की गतिविधियों पर डाल लेते हैं एक खास नजर। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 128 लोगों को इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। इनमें से 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। नागर विमानन मंत्रालय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी कार्यसूची में शामिल हैं। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में जारी रहेगी। रेल को आधुनिक बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने और सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों का होगा जिक्र। बीजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य ने 16 मार्च को की थी चर्चा की शुरुआत। 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के बजट पर राज्यसभा में चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक और विनियोग सांख्यांक 2 विधेयक 2022 विचार और लौटाए जाने के लिए आज की कार्यसूची में शामिल है। केंद्र शासित प्रदेश के बजट और विनियोग विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।
आज राज्यसभा की व्यापार संबंधी स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में होगी। साथ ही लोकसभा की कोयला खान उत्पादन संबंधी समिति, विदेशी मामले संबंधी समिति, वित्त संबंधी स्थायी समिति और सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र संबंधी समिति की बैठक भी आज आयोजित की जाने वाली है। और अब बात कर लेते हैं एक पॉजिटिव खबर की। भारत की महिलाएं अब देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे हर पेशे से वो जुड़ रही हैं, और जिन पेशों के लिए माना जाता है कि वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही है, अब उन पेशों में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कई महिलाएं तो पिछले कई सालों से ऑटो रिक्शा चलाने का काम भी बखूबी कर रही हैं। और तमिलनाडु में एक ऐसी ही महिला ऑटो रिक्शा ड्राइवर की चर्चा जोरों पर है। अगर आपको चेन्नई में रात में यात्रा करनी पड़ जाए तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर राजी अशोक से आपको काफी मदद मिल सकती है। खास तौर से महिलाओं और बुजुर्गों की मदद के लिए वो हमेशा तत्पर रहती हैं। चेन्नई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर राजी अशोक आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि वो महिलाओं और बुजुर्गों को मुफ्त में यात्रा करा रही हैं। करीब 23 सालों से ऑटो चला रही राजी अशोक ने छात्राओं, बुजुर्गों और महिलाओं को रात 10 बजे के बाद मुफ्त सवारी की पेशकश की है। इसके साथ ही वो किसी आपात स्थिति में यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भी तैयार हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 23 साल पहले रिक्शा चलाना शुरू किया था। 50 वर्षीय राजी अशोक कभी भी किसी महिला यात्री को मना नहीं करती। वो कॉल के बाद हर किसी की सहायता के लिए दौड़ पड़ती हैं। Almost 50 years, 23 years service this field. It's a very good field. It's a freedom. It's a good income, safety. Government school girls, students free ride after 10 o'clock. Women's and senior citizen. If any emergency, give free ride hospital. Someone is called midnight. I'm going free ride. Airport, hospitals, say safe. Chennai is very safe. चेन्नई में ऑटो रिक्शा चलाने वाली राजी अशोक के पास स्नातक की डिग्री भी है। वो मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं, लेकिन बाद में वो अपने पति के साथ चेन्नई में शिफ्ट हो गयीं। जब डिग्री होने पर भी सरकारी नौकरी पाने में राजी असमर्थ रही, तो उन्होंने अपने परिवार की सहायता करने के लिए ऑटो चलाने का फैसला किया। राजी रुचि रखने वाली महिलाओं को मुफ्त में ऑटो ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी देती हैं। वो बताती हैं कि ऑटो रिक्शा के जरिए वो हर महीने करीब 15 से 20 हजार रुपए कमा लेती हैं। और हेलो इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ इतिहास। आप बने रहे हमारे साथ। Nature and You, the Environment Series, aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sunset TV. The India Startup Story. Powerful ideas. Dynamic solutions. Innovation, enterprise. Its success and challenges. Packed in a brand new show, The Journey of Startups, only on Sunset TV. No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready.
Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sansad TV. हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। जी हाँ, आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 21 मार्च के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 21 मार्च वर्ष 1916 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। ये हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। करीब 70 साल तक बिस्मिल्लाह साहब अपनी शहनाई के साथ संगीत की दुनिया पर राज करते रहे। हालांकि इन्हें शहनाई वादन विरासत में मिला। इनके पिता पैगंबर बख्श खान बिहार के डुमराव रियासत के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में शहनाई बजाया करते थे। इनके दादा रसूल बख्श भी शहनाई वादक थे। आज़ादी के दिन लाल किले से और पहले गणतंत्र दिवस पर शहनाई बजाने से लेकर इन्होंने हर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों में शहनाई की तान छेड़ी है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का पर्याय भी कहा जाता है। इनके अथक प्रयासों से शहनाई को भारतीय संगीत के शास्त्रीय वाद्यों में एक नई पहचान मिली। दूरदर्शन और आकाशवाणी की सिग्नेचर ट्यून जो बरसों से हम सभी को विस्मित करती रही है, बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की ही आवाज है। बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से लेकर 1961 में पद्मश्री, 1968 में पद्म भूषण, 1980 में पद्म विभूषण और तानसेन पुरस्कार सहित 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का जादू इस कदर था कि अमेरिका ने शहनाई की मिठास से अभिभूत होकर उनसे अमेरिका में रुकने का आग्रह किया। बिस्मिल्लाह खां ने जवाब दिया, जनाब रुक तो जाता, लेकिन अमेरिका में गंगा और काशी विश्वनाथ कहां से लाओगे। और प्रतिबिंब, इसके बाद आज का जो दिन है उसका क्या खास महत्व है, इसके बारे में बात करें। जी हाँ, 21 मार्च है और 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए बहुत खास दिन है। बिल्कुल। और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में ये दिवस मनाने की शुरुआत की थी। और अच्छी बात यह है कि भारत में हम देखें तो लगातार कोशिशों के बाद अब 2019 के मुकाबले अगर आप बात करें तो वन का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारी मान्यताओं में भी कहीं ना कहीं प्रकृति संरक्षण और वन संरक्षण समाहित है। हम इसीलिए वृक्षों को देवता की तरह पूजते हैं। बिल्कुल। तो आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। वनों का हमारे जीवन से गहरा संबंध है। वन सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के भी जीवन का आधार है। पर्यावरण और जलवायु संतुलन, जल स्तर में वृद्धि, भूमि कटाव और बाढ़ जैसी विभीषिका को रोकने में वन अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन भारत समेत दुनिया भर में बीते कुछ वर्षों में वन संपदा का एक बड़ा भाग नष्ट हो गया है। इसके बाद उत्पन्न हुए पारिस्थितिकी असंतुलन ने आमजन से लेकर सरकारों तक को वन संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए सचेत किया है। पूरे विश्व में हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। ये दिन सभी तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है। इस दिन सभी देशों को वनों और पेड़ों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है। इन गतिविधियों में वृक्षारोपण अभियान भी शामिल है। इस दिन का लक्ष्य लोगों को ये अवसर उपलब्ध कराना भी है कि वनों का प्रबंधन कैसे किया जाए और अनेक उद्देश्यों के लिए टिकाऊ रूप से उनका कैसे सदुपयोग किया जाए। तो 2012 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। और प्रतिबिंब, अगर अभी देखें तो हम जानते हैं जिस तरह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। और अगर हम एक तरह से देखें तो 1 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल हर साल काट दिए जाते हैं। यानी दक्षिण कोरिया का जो क्षेत्रफल है एक देश का, उसके बराबर जंगल कटते हैं। इसलिए इसमें जागरूकता की और ज्यादा। जी हाँ, हम आम लोगों की भागीदारी और सहभागिता बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 10 बजे आप देखिए संसद में आज, और 11 बजे से
लाइव हाउस प्रोसीडिंग यानी संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं संसद टीवी पर। और शाम 7 बजे मुद्दा आपका और शाम 7:30 बजे देखिए डिप्लोमेटिक डिस्पैच। रात 8 बजे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर खास बुलेटिन आज की खबर। 8:30 बजे देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और रात 9 बजे द न्यूज और 9:30 बजे देखिए द डिफेंडर्स। रात 10 बजे हाउस हाइलाइट्स और 10:30 बजे सदन दिन भर। और अब चलते चलते क्या दिखा रहे हैं हम? प्रतिभा, चलते चलते आज हम दर्शकों को दिखाएंगे और लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के काजा, जहां की शानदार तस्वीरें आप देखिए। इन दिनों यहां 11वीं नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप चल रही है। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों का जोश और स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने वहां के नज़ारे में चार चांद लगा दिए हैं। आप भी देखिए इस सुंदर तस्वीर को और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।